Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु आज शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्पेशल टेस्ट सीरीज चला रखी है उसका टेस्ट नंबर 16 आज आपके लिए लेकर आया हूं। शानदार 15 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। मित्रों, पर्यावरण का भी टेस्ट बिल्कुल मैंने अपलोड किया है तो उसको भी आप ज़रूर देखें। 2 या 3 दिन में आपके लिए मैं मेगा टेस्ट ला रहा हूँ 150 प्रश्नों का, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। पूरे संपूर्ण सिलेबस से जैसे आपके रीट का एग्ज़ाम होगा उस वैसा ही 150 प्रश्नों का टेस्ट मैं बना रहा हूँ। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके आता है, प्रेरणा की आवश्यकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था हल ने, पियाजे ने, स्किनर ने और बेलार्ड ने। साथियों, प्रेरणा की जो आवश्यकता का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन करने वाले थे CL हल। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आपका सेकंड प्रश्न आता है मित्रों, पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, शास्त्रीय प्रत्यावर्तन सिद्धांत और अनुबंधित अनुबंधन सिद्धांत। तो देखिए, जो पावलोव ने सिद्धांत दिया है मित्रों वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं साथियों। आपके तीसरा प्रश्न आता है, दंड और पुरस्कार सामाजिकरण प्रक्रिया में सहायक है क्योंकि इनके भय व प्रोत्साहन से बालक क्रमशः समाज विरोधी कार्य नहीं करता है और सामाजिक कार्य करता है, या ये सामाजिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होने देते हैं, या उन्हीं की सहायता से असामाजिक बना जा सकता है और उपरोक्त सभी। साथियों, दंड और जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है? इसका सही आंसर है क्योंकि दंड के भय से और पुरस्कार के प्रोत्साहन से बालक क्रमशः समाज विरोधी जो कार्य है वो नहीं करता है और किसे कार्य करता है? सामाजिक कार्य। तो प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, वह संवेग जो शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है, भय, सामान्य उत्तेजना, दुख और प्रसन्नता। तो साथियों, शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाला जो संवेग है वो होता है सामान्य उत्तेजना। उसमें सबसे पहले क्या पाई जाती है? उत्तेजना पाई जाती है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 आपका प्रश्न नंबर 4 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर आपके 5 आता है, निम्न में से कौन सी एक मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो 4 विकल्प है उसमें से आपको एक विकल्प मिलेगा जिसमें मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं रहेगी। इनकी सीखने की गति मंद होती है, इनमें अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, ये शारीरिक दोष से युक्त हो सकते हैं और इनमें मौलिकता पाई जाती है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए आपका जो चौथा विकल्प है वो साफ साफ दिख रहा है कि ये मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। भाई, मंद बुद्धि बालक है फिर उसमें मौलिकता कहाँ से रहेगी साथियों? मौलिकता, नवीनता, ये तो सृजनशील बालकों के गुण आ जाते हैं। इसलिए जो चौथा विकल्प है ये मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं मित्रों। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझकर इस प्रश्न को हल करना है आपको। बाल्यकाल में बालकों में गैंग निर्माण के विषय में कौन सा कथन सत्य है? गैंग का निर्माण होता है ना, आप सभी को पता है गैंग निर्माण की अवस्था बाल्यावस्था होती है। तो कौन सा कथन सत्य है साथियों गैंग निर्माण में? उन्हें एक निश्चित दायरे के अंदर ही क्रियाशील रखा जाए, उनसे विद्यालय के अंदर ही क्रियात्मक कार्य कराए जाए, इस प्रकार के किसी गैंग की आवश्यकता बाल्यकाल में नहीं होती है और इन प्रौढ़ व्यक्तियों की देखरेख तथा निर्देशन में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा इनको देनी चाहिए गैंग निर्माण में। तो साथियों, गैंग निर्माण के विषय में जो सत्य कथन है वो देखिए चौथा विकल्प सही है क्योंकि चौथे विकल्प में क्या बताया है? जो प्रौढ़ व्यक्ति है उनकी देखरेख और उनके निर्देशन में ही गैंग निर्माण आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे रास्ते से भटक भी सकते हैं अगर जो प्रौढ़ों का निर्देशन उनको नहीं मिले, प्रौढ़ों की देखरेख उसमें नहीं हो, तो साथियों वो समाज विरोधी कार्य भी गैंग निर्माण करके कर सकते हैं। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, बालक में सामाजिकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्तियों का विकास करना, समूह मानकों को अधिग्रहणशील बनाना और सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। तो साथियों देखिए, सामाजिकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य यहाँ पूछा है। वैसे तीसरा और चौथा दोनों ही विकल्प यहाँ सही लग रहे हैं, पहला और दूसरा थोड़ा कम सही लग रहा है, लेकिन तीसरा चौथा आपको ज़्यादा बेटर लग रहा होगा।
साथियों, पुस्तक में इसका जो सही आंसर दे रखा था वो था सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। चौथा विकल्प इसका सही दे रखा है, वो इस वजह से दे रखा होगा क्योंकि सामाजिकरण, ये कारण नहीं है, सामाजिकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य यहाँ पूछा है कि भाई जो सामाजिक समूह हैं उनके जो प्रतिमान हैं उनको विकसित करें बच्चे, ये मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है। नॉर्मल उद्देश्य तो ये भी हो सकता है कि जो समूह के जो मानक हैं उनको अधिग्रहणशील बनाना, मतलब जो समाज द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो नियम हैं उनको मानना, ये भी हो सकता है। तो आप कमेंट करके जरूर जाए साथियों। प्रश्न नंबर 7 में तीसरा विकल्प आपके अनुसार सही रहेगा या चौथा? आपकी यहाँ पर फर्स्ट चॉइस चौथा विकल्प रह सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर भी आप कमेंट जरूर करके जाए साथियों। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके आता है, बालकों में पूर्व बाल्यावस्था संबंधित जो व्यवहार प्रकट होता है वह है। प्रथम विकल्प आता है मित्रों मूल प्रवृत्त्यात्मक, स्थानीय प्रतिवर्त सेकंड विकल्प, थर्ड विकल्प है यादृच्छिककृत क्रियाएं और संपूर्ण शरीर से क्रियाएं। साथियों देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की मतलब सीधी सी बात है कि जब बालक उत्तर की शैशवावस्था में होता है तो उस समय लगभग वो 4 से 5 साल का हो जाता है, तो उस समय जो व्यवहार प्रकट होता है वो होता है उसके संपूर्ण शरीर से, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार नहीं होता है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 चलते हैं। 9 पे, बालकों में कल्पनाशील चिंतन का मुख्य आधार क्या है? कि वो जो कल्पनाशील चिंतन करते हैं उसका मुख्य आधार आपको बताना है। विचारों का संगठन करना, कल्पनाशीलता का विकास करने के लिए एक यंत्र के रूप में, सामाजिक संप्रेषण को विकसित करने के यंत्र के रूप में, और बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क विकसित करने में। तो देखिए मित्रों, जो कल्पनाशील चिंतन करते हैं बच्चे उसका मुख्य आधार होता है बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत जो तर्क विकसित है तो करने हेतु ही कल्पनाशील चिंतन किया जाता है। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। आपके 10वां प्रश्न आता है, शिशु विकास के संदर्भ में वैयक्तिकता का तात्पर्य है। वैयक्तिकता का तात्पर्य बताना है। देखिए यहाँ पर शिशु विकास के संदर्भ में विभिन्न सामाजिक नियमों के मध्य विभेद करना, शिशुओं के क्रियाकलापों की पूर्व क्रियाकलापों से तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करना, शिशु द्वारा पारिवारिक नियमों का विरोध करना, और शिशु में विशिष्ट योग्यताओं का विकास करना। तो साथियों, शिशु विकास के संदर्भ में वैयक्तिकता का तात्पर्य बताना है। मित्रों यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा, शिशु में विशिष्ट योग्यताओं का विकास। चौथा विकल्प सही है। हालांकि देखिए मित्रों, इसमें दूसरा विकल्प बुक में दे रखा था लेकिन ऐसा कुछ वैयक्तिकता का अर्थ निकलता नहीं है। तो साथियों, चौथा ही विकल्प एक ऐसा लग रहा है जो वैयक्तिकता के संदर्भ में कुछ अर्थ निकाल रहा हो। वैयक्तिकता मतलब पर्सनली, विशिष्ट योग्यताओं का विकास, ठीक है। चौथा विकल्प इस प्रकार यहाँ पर सही माना जाएगा। फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताएं साथियों प्रश्न नंबर 10 में भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में होता है, दैनिक तथा स्नायुविक पक्षों में होता है, जन्मजात एवं अर्जित गुणों में होता है, और संस्कृति स्वतंत्र एवं संस्कृति युक्त परीक्षणों में होता है। तो साथियों, स्पीयरमैन ने तो यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत दिया था, एक कारक और द्विकारक, और जो थॉर्नडाइक ने दिया वो दिया था बहुकारक। तो इन दोनों में जो संबंध है वो है मित्रों मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में जो संबंध होता है वही स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक के जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनमें है साथियों। तो प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 11 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 12, समायोजन की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है गतिशीलता, स्थिरता, दृढ़ता और मानसिकता। तो साथियों, समायोजन की जो प्रक्रिया है इसका मुख्य आधार है आपके गतिशीलता। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। देखिए, समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है साथियों जो निरंतर चलती ही रहती है, ठीक है, ये कभी भी रुकती नहीं है। प्रथम विकल्प सही रहेगा। व्यक्ति कई स्थितियों से समायोजन करता है, ठीक है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। मित्रों, प्रश्न 13 देखेंगे। 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की एक मुख्य विशेषता है, केवल समलिंगी बालकों के साथ ये खेलते हैं, या लिंग विभेद पर ये ध्यान नहीं देते हैं, अथवा मानव प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, जो 7 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं इनकी एक मुख्य विशेषता ये होती है कि ये लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि ये लड़कों के साथ भी खेल लेते हैं और लड़कियों के साथ भी
खेल लेते हैं। तो इसलिए आपका जो दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 13 में, वो इसका सही आंसर रहेगा साथियों। यहाँ पर देखिए पहला विकल्प क्यों है गलत है, क्योंकि इसमें एक शब्द आ रहा है केवल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़के लड़कों के साथ खेलेंगे, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। केवल ये शब्द गलत आ गया है यहाँ पर, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा कि लिंग विभेद पर ये ध्यान नहीं देते हैं साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। आपके 14वां प्रश्न है, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु उपयोगी विधि है? गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं और ये सभी। तो साथियों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके शिक्षण हेतु ये जितने भी 3 विधियां दे रखी है, गतिवर्धन है, संपन्नीकरण है, विशिष्ट कक्षाएं हैं, ये सभी उपयोगी विधि है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न 14 में, वो सही रहेगा। साथियों 2 दिन बाद आपके 150 प्रश्नों का टेस्ट आ रहा है, तो आप उसमें अपना आकलन कर सकते हो। टारगेट ये रखना हो आपको कि कम से कम आपके 110 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो साथियों। बहुत ही शानदार लेवल का टेस्ट मैं बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 150 आपको देखने को उसमें मिलेंगे, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिए आप। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों। 15वां प्रश्न आता है, संवेग से हमारा तात्पर्य निम्न में से किससे है? बालक की विशेष दशा में दिए गए उत्तर से, बालक के संवेगात्मक अनुक्रिया से, बालक की उद्दीप्त अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त करने से, और बालक के असंगठित व्यवहार से। साथियों संवेग का मतलब यहाँ पर लिया जाता है बालक की उद्दीप्त अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त करने से हो। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। तो साथियों ये आज के 15 प्रश्न थे, कमेंट करके जरूर जाए कितने प्रश्न सही हुए हो, और जो मैंने बोला था कि इन दोनों प्रश्नों पर कमेंट करें, तो उन दोनों पर आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार उसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पर्यावरण की शिक्षण विधियों का भी मैंने तीसरा पार्ट अपलोड किया है, तो उसको भी आप जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।